किसका पत्र है किरण? सास ने पूछा। मेरे पिताजी का है माँ जी। गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया है, उसने उत्तर दिया। जाना चाहती हो क्या? पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़ी ही हैं कि जब मन आया बक्सा उठाकर चल पड़े। किरण व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर पति भी मुस्कुरा कर रह गए। माँ दूसरी ओर देखने लगी, पर नेहा तिलमिला कर रह गई। पुरानी घटनाएं तेजी से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए नेहा अपने पति अमित से बोली थी। कितनी देर कर दी? गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में कई बार फोन किया था। कहाँ चले गए थे? क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? अमित सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाती हो तुम। सुबह ही तो बताया था कि माँ का फोन आया है। नेहा ने याद दिलाया। रायपुर से आए हुए कितने दिन हो गए हैं? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो। अब फिर जाने की तैयारी कर ली। अरे तो क्या हो गया? बेटी हूँ उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। नेहा नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता हैं। 2 वर्ष हो गया विवाह को, इतनी बार गया हूं मैं। रूसों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो। अब भला तुम्हें उनसे कितना लगाव होगा? तुम तो परिवार के साथ रहते हुए अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते रहते हो। इसलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। माँ जी का फिर फोन आए तो कह देना अभी आना संभव नहीं है। यहाँ मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। अमित ने एक पत्र निकालकर सामने रख दिया था। तब तो और भी आसान है। माँ जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। नेहा ने छोटी बच्ची की तरह प्रसन्न होकर कहा। जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। अमित ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। शिवरात्रि का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो माँ कितना बुरा मानेंगी। नेहा तैस में आ गई। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इस बार भी मेरी बात मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अमित ने मिन्नत की। देखो ट्रेन का समय हो रहा है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम यह समझते होगे कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो यह बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का मार्ग मुझे भी मालूम है। नेहा का उत्तर था। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था? अमित क्रोध में इतनी जोर से चीखा कि नेहा एक क्षण को तो स्तंभित रह गई, पर दूसरे ही क्षण चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। नेहा ने खाना पीना छोड़ रखा था। अमित ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और विफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊंगा। किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे लाभ भी क्या है? अंत अमित ने दुखी होकर हथियार डाल ही दिए थे और नेहा रायपुर आ गई थी। 5 महीने बीत गए थे। अमित ने नेहा की सुधि नहीं ली थी और नेहा को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए जाएगी नहीं। किंतु आज किरण भाभी का व्यंग्य उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी ना समझ पाती। वह फिर सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई थी। इस बात से तो उसे और अधिक आहत किया था। पहले भी माँ कई बार नेहा को खोद खोद कर पूछ चुकी थी कि इतने दिन बीत गए, अमित का कोई पत्र क्यों नहीं आया। उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है माँ। वह हंसने का प्रयत्न करती पर हंस न पाती। लेकिन आज इस घटना ने उसे पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था। अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे नेहा, क्या बात है? शाम होने को आई, अभी तक सो रही हो? अचानक किरण ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो वह चौंक कर उठ बैठी और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही नहीं पाई। तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो, नेहा बोली।
बुखार तो नहीं है। भाभी ने माथा चूते हुए कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन पूजा का विवाह है, वहां तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ। किरण ने कहा। मेरी ओर से पूजा से माफी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी। जी बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेहा की आंखें डबडबा गई। नेहा, तुम्हारे सिर दर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर नाराज होना, उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग्य पर पश्चाताप से भर उठी थी। पर क्या करूं, कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती। पर क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफी मांगू? किरण दुखी स्वर में बोली। कैसी बातें करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? नेहा उदास स्वर में बोली। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? किरण ने कहा। मैंने ऐसे कब कहा? भाभी, नेहा तुम यहाँ रहती हो तो घर ज्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर गिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर अमित के पैर पड़ूं? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे आए यहाँ 5 माह हो गए, किसी ने मेरी चिंता की? किसी ना किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। नेहा, सच बताना, तुम अमित से लड़कर आई थी ना? हाँ। नेहा ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी, और मैं नहीं सोचती कि माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा रहा होगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि विवाह के बाद बेटी पराई हो जाती है। सब लोग सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह सकते, और अमित से संपर्क करने को शायद उनका अहम आड़े आ जाता है। किरण बोली। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा बोली। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। यह छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में विष घोल देती हैं। अमित और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो। किरण ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो और मैं सारे घर में ढूंढ आई, तभी माँ जी आ गई और दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। नेहा की तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। किरण ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है? अरे, इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। नेहा, नहीं जा रही हो तो आप चलिए। किरण बोली। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही नेहा उठी। किरण भाभी से बातचीत करके उसका मन काफी हल्का हो गया था। वह अमित को फोन करने का प्रयत्न करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि अमित के पड़ोसी अरुण भाई का फोन नंबर उसके पास है, सो उसने उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं नेहा बोल रही हूँ। अमित कैसे हैं? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। नेहा अरुण भाई की पत्नी की आवाज पहचान कर बोली। अरे, नेहा बोल रही हो, क्या हो गया तुम्हें? इस बार तो मायके में जाकर जम ही गई, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। एक क्षण को नेहा मौन खड़ी रह गई। किस मुंह से कहे कि वह अमित की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, अरुण भाई की पत्नी पुन बोली। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ। आवश्यक कार्यवश नहीं आ सकी, बहुत देर से अमित को फोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंगरलियां बना रहे हैं, हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कौन सुनता है। तुमने फोन किया तो मैंने बता दिया, परंतु मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही अमित बुरा मानेगा। वे बोली। हर घर के सदस्य विभाग से लौटे तो नेहा अस्त व्यस्त दिशा में बैठी थी, चेहरा आंसू से भीगा था। क्या हुआ नेहा? देखते ही सबने पूछा। मुझे लखनऊ जाना है, वह सुनते में देखते हुए बोली। अब किस समय? रात के 1 बजे है। भैया आश्चर्यचकित हो बोले। पर क्या हुआ? माँ उलझन भरे स्वर में पूछी। मुझे यहाँ भेजकर अमित रंगरलियां बना रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसी ने बताया। मैंने फोन किया था, सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे। पिताजी बोले। वह रात बच्चों को छोड़कर सबने आंखों में ही काटी।
दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही नेहा पहली ट्रेन पकड़कर भैया के साथ लखनऊ रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो अमित तो नहीं था, पर उसकी माँ वहीं थी। आप कब आई माँ जी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछा। मैं तो 3 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पड़ी हूँ। सोचा था अमित का विवाह हो गया तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 3 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था। और नेहा रायपुर जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। अमित की माँ शिकायत भरे स्वर में बोली। सचमुच गलती नेहा की है माँ जी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए। ना समझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। भैया बोले। कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो प्रसन्न हूँ कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दो। वे बोली। अमित काफी रात हो गए घर लौटा। वह नेहा को देख हैरान हो गया। यह कोई घर आने का समय है? नेहा एकांत पाते ही बोली। उत्तर में अमित अपनी हंसी न रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? नेहा ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमित बोला। मुझे अरुण भाई की पत्नी ने सब बता दिया है। नेहा ने आंखें तैरते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या यही कि अब तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है? यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था? यह तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिना बुलाए आ गई, इसलिए अपनी विजय पर इटला रहे हो? कैसी बातें कर रही हो नेहा? हम दोनों क्या अलग हैं जो मैं अपना अपमान और सम्मान जैसी ओछी बातें सोचूं? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहां आने की, तो एक बार लिखा होता या फोन ही कर दिया होता तो मैं सिर के बल दौड़ा आता। मुझ पर अपना जरा सा भी अधिकार समझती हो तो बिना बुलाए आ सकती थी। आ सकता था, पर सच कहूं, कहो, तुम ठहरी इकलौती बेटी। याद है मेरे मना करने पर तुम कितने क्रोध में यहाँ से गई थी? वहां जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ ना आती तो शायद मैं सह ना पाता। नेहा सोच रही थी कि अमित के विचार कितने सुलझे हुए हैं, और वह एक है जिसने अपने हठ धर्मी के कारण सबके जीवन में विष घोल दिया। वह तो किरण भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।